हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पीजीटी एजुकेशन। ओडिशा के सिलेबस में यूनिट 8 पेपर 2 का जो यूनिट 8 है उसके अंदर एक टॉपिक मेंशन है इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें डिस्कस एक बार कर लेना चाहिए ताकि आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया हो, कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आप उसको सोल्व कर पाए। ओके, और बाकी जिस एग्जाम में या थ्योरेटिकल एग्जाम हो, कोई भी सिलेबस में अगर इमोशनल डिस्टर्बेंस मेंशन है एक टॉपिक की तरह, तो आप ये लेक्चर जो है वो देख सकते हैं और आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें। ऑल्दो जैसे नाम हमें बता रहा है इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में या किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, राइट। लेकिन जब मीनिंग की बात करेंगे तो एक आइडिया करके आपको जो है, यूएस का एक्ट है ऑल्दो ये, बट कई बार पूछ लिया जाता है, तो नाम भी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इसकी। इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, यानी जो डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स इंडिविजुअल्स हैं उनकी एजुकेशन के बारे में बात की गई है यहाँ। ओके, तो इसके सेक्शन 300.8 C4 में मेंशन है ये चीज। ऑल्दो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, बट बात याद रखिए कि इमोशनल डिस्टर्बेंस का मतलब ये बोलते हैं कि इमोशनल डिस्टर्बेंस एक कंडीशन होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमें नजर आती हैं, हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। और वो बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, एडवर्सली अफेक्ट करती है, ठीक है जी। तो और वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? वो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहली है कि इनएबिलिटी टू लर्न, जैसे मतलब बच्चा समझ नहीं पा रहा है कुछ चीजें और हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इंटेलेक्चुअल दिक्कत है, सेंसरी है या हेल्थ फैक्टर है, किस फैक्टर की वजह से समझ नहीं आ रहा। वो इनएबिलिटी टू लर्न जो है, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे अगर ये सिचुएशन हो, या इनएबिलिटी टू बिल्ड और मेंटेन सेटिस्फैक्टरी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, चाहे बच्चों के साथ हो, बाकी स्टूडेंट्स के साथ, या फिर टीचर के साथ रिलेशनशिप हो, तो वो मेंटेन नहीं कर पा रहे बेटर तरीके से। इनअप्रोप्रिएट टाइप ऑफ बिहेवियर या फीलिंग्स नजर आती हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी, ठीक है। एक जनरल परवेसिव मूड ऑफ अनहैप्पीनेस और डिप्रेशन आपको नजर आएगा कि आप अनहैप्पी और लो ही फील कर रहे हैं हर टाइम। ओके, टेंडेंसी टू डेवलप फिजिकल सिम्टम्स या फियर्स जो हैं, जो कि आपकी पर्सनल या स्कूल प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको डर बैठे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, तो वो एक सिम्टम हो सकते हैं, वो टेंडेंसी, ठीक है। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में सिजोफ्रेनिया भी शामिल है, जो कि एक मेंटल इलनेस है, जो हमने साइकोलॉजी की एनसीईआरटी जब कवर की थी वहां पे भी डिस्कस किया था, ठीक है। ऑल्दो हम ये सोच सकते हैं, जैसे अब कई बार मुझे अनईजी फील हो जाता है, दैट डजंट मीन कि मैं इमोशनली डिस्टर्ब्ड हूं, क्योंकि इमोशनल डिस्टर्बेंस आप तब मानेंगे, एक तो ये लंबे टाइम तक हो पहली चीज, और दूसरी चीज जो नॉर्मली कई बार ये सिम्टम्स आपको जो नॉर्मल सोशली माल एडजस्टेड बच्चे हैं उनमें भी नजर आते हैं, तो जो एडजस्ट नहीं कर पाते सिचुएशन के हिसाब से, वहां पर भी आपको सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ सकती हैं, लेकिन इमोशनल डिस्टर्बेंस उसको नहीं बोलेंगे। इमोशनल डिस्टर्बेंस अगर ये प्रोलॉन्ग्ड है, एक लंबे टाइम तक सेम चीजें चल रही हैं, मतलब अब साल 6 महीने से जो है बिल्कुल उदास ही है, सेम पैटर्न चल रहा है, फीलिंग्स, मूड स्विंग, सारी चीजें सेम चल रही हैं, तो वो चीज हम बोल सकते हैं उस सिचुएशन को कि इमोशनली डिस्टर्ब्ड है और आपको एक बार चेक करवानी चाहिए चीजें। ओके, अदरवाइज अगर वो, क्योंकि नॉर्मली तो फिर भी होता है ना कि एक बीच में अगर गैप्स के बाद ये चीजें तो सबके साथ ही होती हैं कि आप लो फील करें और आपके मूड स्विंग्स हो, वो सबके साथ होता है, बट अगर वो लंबे टाइम तक कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली और कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, तो हम उसको इमोशनल डिस्टर्बेंस बोलेंगे, ठीक है जी। अगर हम फर्दर देखें तो जो आइडिया की डेफिनेशन है वहां से हमें समझ आ गया है कि सिर्फ इमोशनल डिस्टर्बेंस का मतलब सिर्फ इमोशंस तक नहीं है, आपकी जो है जो भी कोई और भी डिसऑर्डर आपको हो सकता है मेंटल लेवल पे, या फिर जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, या एक पर्सन की उसमें फिजिकल, सोशल और कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो सारी चीजें अफेक्ट होती हैं। अब आप इमोशनल डिस्टर्बेंस अगर आपको है बट फिर भी एजुकेशन में बाकी चीजों में भी इफेक्ट तो पड़ रहा है ना उस चीज का, वो जो है इसकी डेफिनेशन से हमें समझ आया कि इमोशंस से के साथ साथ और भी बहुत सारे एरियाज को ये अफेक्ट करते हैं। एक और ऑर्गेनाइजेशन है नामी, नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस। उन्होंने इस चीज को कैसे रखा कि मेंटल इलनेस जो है वो मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो एक इंसान की, एक पर्सन की थिंकिंग, फीलिंग, मूड, एबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स या डेली फंक्शनिंग उनको अफेक्ट करती हैं, डिसरप्ट कर देती हैं, ठीक है। जैसे डायबिटीज जो है वो एक डिसऑर्डर है किसका, पेनक्रियाज का। मेंटल इलनेस जो है वो मेंटल कंडीशंस होती हैं, ऐसे ही जैसे वो डायबिटीज पेनक्रियाज से रिलेटेड है, ऐसे ही मेंटल इलनेस जो है वो मेडिकल कंडीशंस
से ही रिलेटेड है कि आप जो है चीजों, जो ऑर्डिनरी डिमांड्स है ना लाइफ की, जो नॉर्मल चीजें हैं डेली लाइफ में, उनसे आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे डील नहीं कर पा रही हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। सो वो मेंटल इलनेस जो है वो भी एक मेडिकल कंडीशन है जो कि इंसान की चीजों को डिसरप्ट कर देती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी फिर अगर इमोशनली डिस्टर्ब्ड बच्चों की हम बात करें? सो कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, जैसे हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, वो शॉर्ट अटेंशन स्पैन हो, इम्पल्सिव हो सकते हैं, या अग्रेशन आपको देखने को मिल सकता है, या विड्रॉल देखने को मिलता है कि वो जाना पसंद ना करें, जैसे विड्रॉल हम ऑटिज्म में भी देखते हैं ना। सो वो इंटरेक्ट सोशली पसंद ना करें इंटरेक्शन, ठीक है। इमेच्योरिटी नजर आ सकती है कि इनअप्रोप्रिएट क्राइंग या टेंट्रम्स जो है, या पुअर कोपिंग स्किल्स की वो कोप ना कर पाए सिचुएशन से, राइट। सो वो इमेच्योरिटी नजर आ सकती है, लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं, और मोस्ट सीरियस इमोशनल डिस्टर्बेंस अगर होगी तो थिंकिंग डिस्टॉर्ट हो सकती है, एक्सेसिव एंजाइटी, अनईजी फील हो सकता है आपको एक्सेसिव लेवल पे, ठीक है। मोटर एक्ट्स या फिर अबनॉर्मल मूड स्विंग्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, बट ये प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक दिखेंगे, एक लंबे समय तक, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन ऐसे भी होते हैं जिनको इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं होती, बट ये सिम्टम्स उनको होते हैं कभी कभी। दैट डजंट मीन कि वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, ये भी हो सकता है कि वो, मतलब अगर ये लंबे टाइम तक चला तो इमोशनली डिस्टर्ब है, अगर कभी कभी हो रही है चीजें, दैट्स ओके, ओके। सो जब भी जो है हमारे पास इमोशनली डिस्टर्ब्ड बच्चा है तो हम देखेंगे कि वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो चीजें और बिहेवियर उसका कंटिन्यू रह रहा है या नहीं रह रहा है। सो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आ सकती हैं इमोशनली डिस्टर्ब्ड चाइल्ड में। बट क्या कारण होता है, क्यों होती है इमोशनल डिस्टर्बेंस? तो इसका कोई एक्चुअल रीजन या कॉज हमें आज तक नहीं मिला है। जैसे होता है ना कि फीवर क्यों हुआ है, या कोई इन्फेक्शन हो गया वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, सो वो सारी चीजें नोन है हमारे पास, बट इमोशनल डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है, क्या कारण है, वो कई बार नोन नहीं है हमारे पास। बहुत सारे रिसर्च के बाद भी हम एग्जैक्ट रीजन नहीं बता सकते कि इस फैक्टर की वजह से। सो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, हेरिडिटी, ब्रेन डिसऑर्डर, डाइट, स्ट्रेस, फैमिली फंक्शनिंग, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, ओके। नामिने के अकॉर्डिंग भी जो मेंटल इलनेस है वो अफेक्ट करती है किसी भी इंसान को, मतलब चाहे वो किसी भी एज का हो, रेस, रिलीजन, इनकम, इससे फर्क नहीं पड़ता, मेंटल इलनेस हो जाएगी तो हो ही जाएगी, ओके। मेंटल इलनेस जो है वो पर्सनल वीकनेस का रिजल्ट नहीं होते, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। या लैक ऑफ कैरेक्टर नहीं होता कि कैरेक्टर नहीं है, आप कैरेक्टरलेस है टाइप्स, या तब मेंटल इलनेस, ऐसा नहीं है। पुअर अपब्रिंगिंग, इन सब चीजों का भी कई बार कोई कारण नहीं होते, ये क्योंकि हमें एग्जैक्ट कारण पता भी नहीं होता, बट हम मेंटल इलनेस को ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटेबल है ये। सीरियस मेंटल इलनेस को यूजुअली एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान के तहत जो है वो ठीक किया जाता है। स्पेसिफिकली जो थेरेपी होती है उसके साथ, साइकोथेरेपी के साथ साथ हम क्या करते हैं, मेडिकेशंस का भी सहारा लेते हैं। सो एग्जैक्ट रीजन नहीं पता हमें, बट ये ट्रीटेबल है, आप ट्रीट कर सकते हैं इसको। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में ऐसा नहीं है कि जैसे हमने बोल दिया कि भाई जैसे हमने जो हमारी PWD वो था, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला एक्ट, राइट वाला 2016 वाला, उसके अंदर हमने बोला था कि 21 तरीके की डिसेबिलिटीज हैं, हमने उनमें इंक्लूड की थी 21, ओके। सो वो हमने क्या कर दिया, एक तरीके से वो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन कर दी कि ये इंक्लूडेड है। बट इमोशनल डिस्टर्बेंस की क्लासिफिकेशन में एग्जैक्टली ये नहीं है, मतलब सिर्फ यही नहीं है, और भी चीजें ऐड हो सकती हैं। बट कुछ एक स्पेसिफिक इमोशनल डिस्टर्बेंस की अगर हम बात करें, सो एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, OCD या साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो है वो इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। एक बार इन्हीं को देख लेते हैं कि इनमें होता क्या है। एंजाइटी डिसऑर्डर वही एक अनकंफर्टेबल आप रहेंगे सिचुएशन, और मतलब होता है ना, एक अनईजी फील होगा आपको हमेशा। सो वो क्या है, एंजाइटी। और एंजाइटी टाइम टू टाइम तो बहुत सारे लोगों को आती है, आपको भी होता होगा, मुझे भी होता है, बट इवन जो इन चिल्ड्रन में भी कई बार ये चीज जो है एक्सेसिव अगर नजर आए, जिसको आप कंट्रोल ना कर सके, अनकंट्रोलेबल नजर आए, एक इरेशनल फियर आपको नजर आए, आपको पता नहीं है किस चीज का है, आपके पास रीजन नहीं है, बट एक डर होता है आपके अंदर, वो एंजाइटी जो है उसको बोलते हैं हम, ठीक है। सो हाई लेवल ऑफ एंजाइटी अगर है, सो डेफिनेटली वो एक वार्निंग है हमारे लिए एंजाइटी डिसऑर्डर की, हम एक बार चेक कराएं उस चीज को। और जो टर्म है एंजाइटी डिसऑर्डर, उसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज भी आ सकती हैं, जिनका कोर सिम्टम क्या है, इरेशनल फियर की, कुछ डर है अंदर से। जैसे कई बार टीवी सीरियल में दिखाते हैं ना कि मुझे डर क्यों लग रहा है, कुछ गड़बड़ होने वाली है क्या, कुछ गलत होने वाला है क्या। सो वो जो गलत होने वाली सिचुएशन है ना, कि आपको कुछ डर लग रहा है बट आपको पता नहीं है क्या है, सो वो एंजाइटी होती है एक्चुअली, ठीक है। जो दीज इंक्लूड बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिसऑर्डर्स इसमें आ सकते हैं, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर या OCD,
ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की आप किसी ट्रोमा से बाहर निकले हैं और उसके बाद आपको स्ट्रेस हो रहा है, उससे आपको एंजाइटी वाली सिचुएशन हो रही है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे सोशल फोबिया हो गया या कुछ और स्पेसिफिक फोबिया हो सकते हैं। तो इरेशनल फियर से रिलेटेड जब आप अनईजी फील करें और वो अनकंट्रोलेबल हो जाए वो सिचुएशन, तब उसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर कंसीडर कर सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर दो, क्योंकि ये मतलब दो पर्सनैलिटीज थोड़ी थोड़ी अलग नजर आती हैं। सो मैनिक डिप्रेसिव इलनेस इसको बोला जाता है। ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है। इसमें ड्रामेटिकली मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब इतने हाई मूड स्विंग्स आपको इसके अंदर नजर आएंगे, ओवरली हाई, इरिटेटेड नजर आएगा अगला इंसान आपको, बिल्कुल ऐसे सैड और होपलेस सिचुएशन नजर आएगी। ठीक है, सो ऑब्वियसली हम वो होता है ना कि पीरियड आपको नजर आएगा कि अच्छा ये ड्रामेटिक है, ये नॉर्मल मूड है। ओके, तो वो एक ओपन हमें पीरियड नजर आता है उसके बीच का। सिवियर चेंज हमें एनर्जी और बिहेवियर में नजर आता है कि जब नॉर्मल मूड था इंसान का, वो ठीक फील कर रहा था, लेकिन जैसे ही एक उनको जो है मूड स्विंग हुआ तो एक हाइपर एक्टिव, हाईली जो है वो एक्टिव नजर आएंगे एकदम से और इरिटेटेड नजर आएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ उनको मूड स्विंग्स और सिम्टम्स जो है वो एक टाइम के बाद हम स्टेबलाइज उनको कर सकते हैं, बट हमें मेडिकेशन और साइको सोशल ट्रीटमेंट की डेफिनेटली हेल्प लेनी पड़ेगी। हमें कंबाइन करनी पड़ेंगी चीजें कि हम थेरेपी या साइको सोशल ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं प्लस मेडिकेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। सो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनका थेरेपी के साथ साथ मेडिकेशन दोनों ही हम साथ में चीजें लेके चलते हैं जब हम ट्रीट कर रहे होते हैं उनको। देन है कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर मतलब आपका जो बिहेवियर या इमोशन है, बिहेवियर स्पेसिफिकली कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। ठीक है, सो कंडक्ट डिसऑर्डर मतलब टू अ ग्रुप ऑफ बिहेवियरल और इमोशनल प्रॉब्लम जो यंगस्टर्स में यूजुअली होती हैं। ठीक है, इसमें अग्रेशन हो सकता है पीपल या एनिमल के लिए, या डिस्ट्रक्शन हो सकता है प्रॉपर्टी का, या आप झूठ बोल रहे हैं, स्टील कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो वो सीरियस वायलेशन कर रहे हैं आप रूल्स की। सो आपने जो और एक कंडक्ट है वो फॉलो नहीं किया है, सो वो कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली ये चाइल्ड के सिम्टम्स पे, उसकी एज पे, उसकी हेल्थ पे डिपेंड करेगा। ट्रीटमेंट्स में ये भी हो सकता है कि आप बच्चे को हेल्प कर रहे हैं सीखने के लिए कि आप कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। ठीक है, कैसे बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी बोलते हैं कि हम उनके एंगर इश्यूज को मैनेज करना सिखाते हैं उनको। फैमिली थेरेपी हो सकती है या पीयर ग्रुप थेरेपी हो सकती है, क्योंकि वो बेटर तरीके से सोशल या इंटरपर्सनल स्किल में हमारी हेल्प कर सकते हैं पीयर्स। या मेडिकेशंस जो है फिर वो लास्ट में यूज की जाती है, मतलब टिपिकली नहीं यूज की जाती कंडक्ट डिसऑर्डर के लिए मेडिकेशंस, बट बहुत एक्सट्रीम है तब यूज कर सकते हैं कि आपने बहुत सीरियस वायलेशन कर दिया है रूल्स का। ओके, ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर में एक्सट्रीम जो है बिहेवियर आपको नजर आएगा कि या तो आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं खा रहे, स्टार्व कर रहे हैं। ठीक है, सो वो दो सिचुएशन होती है और फीमेल्स में मोस्ट लाइकली ये ज्यादा मतलब देखने को मिलता है, ज्यादा किसके कंपैरिजन में, मेल के कंपैरिजन में। दो डिसऑर्डर्स होते हैं, ये तो हम आप सीटेट मतलब बीएड और सीटेट के लेवल से लेके नेट के लेवल तक ये दोनों चीजें पढ़ते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और ये अपना बुलिमिया नर्वोसा। सो बी से बुलिमिया, बी से बल्क में आप ईटिंग करते हैं, या बी से बुलिमिया, बी से बिंज ईटिंग। ठीक है, तो वो चीजें आप वर्ड याद रख सकते हैं। और बाकी जो स्टार्वेशन वाला है वो एनोरेक्सिया हो जाएगा, जिसमें आप बहुत स्टार्व कर रहे होते हैं, सेल्फ स्टार्वेशन ज्यादा होता है और ड्रामेटिक वेट लॉस हमें देखने को मिलता है। ओके, जो नेशनल ईटिंग डिसऑर्डर एसोसिएशन है उनका भी है कि ईटिंग डिसऑर्डर को जो ट्रीट किया जाता है ना वो कॉम्बिनेशन से यूज किया जाता है कि आप साइकोलॉजिकल और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग उनको दें। ठीक है, उसके साथ साथ आप मेडिकल और साइकेट्रिक मॉनिटरिंग भी उनकी करेंगे। सो जब भी ट्रीटमेंट की बात आएगी तो हम मेडिकेशन वाला जो स्टेज है वो सबसे लास्ट में लेके चलते हैं, और पहले हम किसी भी तरीके की, चाहे वो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग हो, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो, पीयर काउंसलिंग हो, तो उस तरीके से हम पीयर काउंसलिंग तो नहीं होगी, पीयर गाइडेंस हो सकती है, तो काउंसलिंग जो है उसका सहारा लेने की हम कोशिश करते हैं। देन ओसीडी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कई बार हम ओसीडी जो है वो यही बोल देते हैं कि अच्छा सफाई वाला ओसीडी, मतलब किसी को बहुत ज्यादा सफाई पसंद है, सो वो ओसीडी में आ सकता है। अदरवाइज मतलब उसको हम लेके चलते हैं, बट बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ओसीडी बेसिकली आप ओवर केयर कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्सेसिव है आप पर्टिकुलर चीज के लिए, कंपल्शन हो रखा है आपके ऊपर ऐसा। ठीक है, सो वो ऑब्सेशन और रिपीटेशन बिहेवियर में आपको नजर आएगा कि जो अनवांटेड थॉट्स हैं, मतलब वो आप चाह नहीं रहे बट वो आ रहे हैं। लाइक सफाई से रिलेटेड लोगों को होता है ना कि आप चाह नहीं रहे हैं बट आपको दिख रही है वो चीज कि चाहे तो इरेगुलर रखी हुई, अच्छे से नहीं रखी हुई, सफाई नहीं है, यहाँ डस्ट है, तो वो ऑब्सेशन रहेगा आपको उस चीज का।
फिर आप क्या करते हैं, ऑब्वियसली उसको सफाई करेंगे, चीजें करेंगे, बार बार हैंड वॉश करेंगे, तो वो रिपीटेटिव बिहेवियर नजर आएगा। लेकिन ये जो चीजें हम कर रहे हैं जिनको हम रिचुअल्स बोल देते हैं, ये टेम्परेरी हैं, ये परमानेंट जो नहीं, परमानेंट नहीं है, बट अगर ये टेम्परेरी है और अगर आप इनको नहीं करेंगे तो आपको एंजाइटी में इंक्रीज नजर आएगा अपने अंदर ही, ठीक है। सो लार्ज बॉडी ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस ये सजेस्ट करते हैं कि ओसीडी जो है वो एक केमिकल इम्बैलेंस होता है दिमाग में, उसकी वजह से आता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ऑब्वियसली थेरेपिस्ट, सबसे पहली चीज, अलग अलग थेरेपीज हो सकते हैं, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, देन लास्ट में जो है वो मेडिकेशन, और वो भी एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, ताकि आप जो है वो चीज, अगर एंजाइटी इंक्रीज हो रही है आपकी, तो आप डिप्रेशन में ना जाए उस चीज से। सो वो डिप्रेस्ड फील ना करने के लिए जो मेडिकेशंस हैं वो इसके लिए हम यूज करते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर ये एक्सट्रीम लेवल का हो गया, और ये एक अम्ब्रेला टर्म हो गई जिसमें जो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स है वो सारे के सारे आ जाएंगे, जो कि आपकी थिंकिंग को या परसेप्शंस को अबनॉर्मल बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी अबनॉर्मल थिंकिंग हो रही है, ठीक है। टू ऑफ द मेन सिम्टम्स इसमें दिखेंगे आपको, डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन, यानी ये एक्सट्रीम सिवियर कंडीशन है मेंटल डिसऑर्डर की। डिल्यूजन में आपको क्या हो रहा है, फॉल्स बिलीव्स हो रहे हैं कि जैसे कोई आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा है। हेलुसिनेशन में तो आपको इंसानी फील हो रहा है, आपको सुनाई दे रही है आवाजें उनकी, ठीक है, तो वो हेलुसिनेशन रहेगा। सिजोफ्रेनिया भी एक तरीके का साइकोटिक डिसऑर्डर ही है, और भी बहुत सारे हैं, बट सिजोफ्रेनिया का नाम अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन, जो भी डिसऑर्डर्स है ना उनका जो ट्रीटमेंट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन उनके स्पेसिफिक डिसऑर्डर क्या है, उनको क्या सिम्टम्स हैं, उस बेसिस पे, ओके। मोस्टली तो हम जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन और साइकोथेरेपी से ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम काउंसलिंग अपनाते हैं, साइकोथेरेपी, और उसके बाद हम मेडिकेशन पे जाते हैं जब ठीक फील नहीं होता अगले इंसान को। बट इसमें एजुकेशन क्या कर सकते हैं, एजुकेशन का क्या रोल रहेगा, ऑब्वियसली बच्चा स्कूल में ही है, तो जो ट्रबल बच्चा स्कूल में क्रिएट कर रहा है खुद के लिए या बाकी बच्चों के लिए, तो हमें ढूंढना है कि ये सब क्यों हो रहा है। कहीं बच्चे को कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से हो रहा है, या उसकी वजह से एनहेंस हो रही हैं चीजें, ठीक है, तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। जो हम उसमें पढ़ते हैं ना कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, देन अर्ली इंटरवेंशन, तो वही बेसिक स्टेप्स ही आपको यहाँ नजर आएंगे। लॉजिकल स्टेप्स हैं कि आप पहले पता करेंगे कि हुआ क्या है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि पॉसिबल, मतलब बच्चे को स्पेशल एजुकेशन की या रिलेटेड सर्विसेज की जरूरत है या नहीं है, अगर आपको लग रहा है तो, और वो ये सारी चीजें पेरेंट की कंसेंट के साथ होती हैं, ओके। फिर आप इवेल्युएट करेंगे बच्चे को, फिर आप एलिजिबिलिटी देखेंगे, एलिजिबिलिटी किस चीज के लिए, कि उसको स्पेशल एजुकेशन की या रिलेटेड सर्विसेज की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है, तो वो एलिजिबिलिटी। अगर बच्चे को लगता, मतलब बच्चा मिलता है जो हमने इवेल्युएट किया उस बेसिस पे कि हाँ ये तो एलिजिबल है और इसको सर्विसेज की जरूरत है, तब हम एक आईईपी मीटिंग शेड्यूल करते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड जो एजुकेशनल प्लान होता है, कि हर एक बच्चे, उस बच्चे के लिए अलग से एक प्लान बनाया जाएगा, ठीक है। फिर मीटिंग रख के उस प्लान को पूरा लिखा जाएगा, उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, प्रोग्रेस मेजर की जाएगी, और वो प्रोग्रेस पेरेंट को भी रिपोर्ट की जाएगी कि ये पहले ये सिचुएशन थी, अब बच्चा जो है इंप्रूव कर रहा है या क्या सिचुएशन है, ठीक है। फिर आईईपी को रिव्यू किया जाएगा कि अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो कुछ हमने जो इंडिविजुअल प्लान बनाया था उसमें गड़बड़ रह गई होगी, तो वो चेक करेंगे और फिर बच्चे को उस पर इंप्लीमेंट करके वापस से री-इवेल्युएट करेंगे, ओके। सो अल्टीमेटली जब भी स्पेशल एजुकेशन की बात आएगी तो सबसे पहले चीज तो होती है कि आप अर्ली आइडेंटिफाई कर लें, ओके। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो गया तो आप अर्ली इंटरवीन भी कर पाएंगे, चीजों को बेटर तरीके से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। सो यहाँ पे एजुकेशन का रोल रहेगा, ठीक है जी। सो आई होप आपको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से रिलेटेड ये लेक्चर समझ आया हो। फिर भी कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अगर समझ आ गया है तो मेक श्योर आप फीडबैक दें और कमेंट करके बता दें। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।